अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मेहदी रिजवी है और आप लोग देख रहे हैं एसो ग्लोबल। ये एक छोटी सी नई एपिसोड है जिसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अकाउंट टर्मिनेशन की क्या रीज़न्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मंजर आम पे रीज़न आई है वो है हाई रिस्क बिहेवियर, जो कि आपको लेके जाती है पॉलिसी कवरेज की तरफ। और पॉलिसी कवरेज को थोड़ा सा हम एक दफ़ा ओवरव्यू ज़रूर करेंगे। तो मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने एक छोटी सी स्लाइड्स बनाई है और मैं थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि मैंने ऑलरेडी कुछ गूगल की इस मतलब टर्मिनेशन के हवाले से कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें कोई 50-60% ठीक भी बातें लिखी हुई थी, लेकिन उनको वैसे नहीं एक्सप्लेन किया गया जैसे करना चाहिए था। वो भी मेहनत कर रहे हैं और नो डाउट उन जितनी समझ पॉलिसीज़ को पढ़ने के बाद आती है, आई थिंक उस हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन लोगों ने की है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं या जिन पॉइंट्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनको भी आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। फ़िलहाल मैं ये अपनी स्लाइड हटा रहा हूँ और हम डायरेक्ट चले जाते हैं पॉलिसी कवरेज की तरफ। तो पॉलिसी कवरेज सर ये है कि जो गूगल है ना, वो बहुत क्लियरली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने इन्हीं पॉलिसी कवरेज के अंदर से ही कुछ पॉइंट्स निकाल ली हैं, ठीक है, और उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता चलूँगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि गूगल ये कह रहा है कि जो हमारा एंड यूज़र है उसको तमाम मालूमात होनी चाहिए कि जो पब्लिशर है या जो डेवलपर है वो कौन है। दूसरे नंबर पे जिस तरह की वो एप्लीकेशन या जिस तरह की वो गेम इंस्टॉल करने लगा है अपने मोबाइल में, तो उसकी भी मालूमात होनी चाहिए यूज़र को कि मैं किस तरह का डाटा मतलब करने लगा हूँ इस्तेमाल, या जो सामने वाली पार्टी है या डेवलपर्स हैं यानी कि हम लोग जो हैं वो यूज़र का किस तरह का डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट है और छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम हमारी जानिब से होती है, मतलब एज ए डेवलपर एज ए पब्लिशर हम वो उसको एक निगलेक्ट कर देते हैं। एक तो आपने प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल वो गेम है या एप्लीकेशन है, तो उसमें आपका पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि हम यूज़र का जो पर्सनल डाटा है वो यूज़ नहीं कर रहे, उसे हम लोग कहते हैं इन हाउस एस डी के। फॉर एग्जांपल गेम या एप्लीकेशन एक एस डी के है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है वो, हम उसको फ़र्ज कर लेते हैं। बट उसके अंदर फिर हम एड्स लगाते हैं, एनालिटिक्स लगाते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट एस डी के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमॉप है, एप्लॉबिन है, या लिफ्ट ऑफ है, या इंटीग्रल है, या कोई भी एड नेटवर्क हम लोग अपनी गेम्स में इंटीग्रेट करते हैं। या एनालिटिकल टूल्स में गेम एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, या फायर बेस है, मेट्रिका है, योंडक्स है, ये सारे हम लोग अपनी गेम्स के अंदर यूज़ करते हैं। वो भी एस डी के होती हैं और वो भी यूज़र का डाटा ले रही होती हैं। अब इशू ये होता है, ये तमाम मालूमात हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन नहीं करते, ठीक है ना। अब ये एक सबसे बड़ा इशू है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमॉब यूज़ कर रहा हूँ एक एस डी के, सेकेंड मैं एप्लॉबिन कर रहा हूँ, फिर मैं यूनिटी यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं एपमेट्रिका यूज़ कर रहा हूँ, फायरबेस यूज़ कर रहा हूँ, एप्लॉबिन यूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी एस डी केस जिसके ज़रिए हम अपनी गेम्स के अंदर एड्स दिखाते हैं यूज़र को, वो तो कम से कम डाटा ले रही होती है ना। अब वो किस तरह का डाटा लेती हैं, वो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी की जो वेबसाइट उनकी मेंशन होती है उसमें, वहाँ पे उनके तमाम मालूमात फराहम की होती है उन्होंने, ठीक है। तो हमने ये करना होता है कि हमने वन बाय वन उन तमाम थर्ड पार्टी नेटवर्क से या जो एनालिटिकल यूज़ हम लोग टूल यूज़ कर रहे होते हैं उसकी हम वो तमाम मालूमात अपनी वेबसाइट के अंदर इंडेक्स करेंगे, ठीक है ना। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल है, मैंने मतलब टैपनेशन की यूज़ की है कि ये हम जब प्राइवेसी पॉलिसी ओपन करते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू करते हैं कि आप किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका नेम अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, लीगली अगर आप हमें चाहते हैं कि आपका डाटा कहाँ कहाँ यूज़ हुआ तो आप हमसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, और इसके इसके अलावा हम किस किस तरह की एस डी केस यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। डेवलपर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आप हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, फिजिकल एड्रेस यहाँ पे मौजूद है, कोई चीज़ इन्होंने छुपा के नहीं रखी हुई। इसमें एक और एक पोर्शन होता है कि आप कौन कौन सी एस डी के यूज़ कर रहे हैं, या हम जी डी पी आर कॉन्सेंट ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें।
गूगल आपको मना नहीं करता यूज़र का पर्सनल डाटा यूज़ करना, मतलब लेने का बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन वो कंसेंट चाहता है। गूगल ये चाहता है कि जो यूज़र है उसके पास जो भी जिस तरह का आप उसका डाटा यूज़ कर रहे हो, कम से कम यूज़र उसका खुद कंसेंट दे। ठीक हो गया ना, दे या ले जो भी है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और मेंशन करते हैं, मसलन अगर हम ऐप लॉगिन इंटीग्रेट करते हैं या थर्ड पार्टी एसडीके, जिसका मैंने अभी शुरू में आपसे तस्करा किया, वो अगर आप यूज़ करते हो तो वन बाय वन आप क्या करोगे कि आप मेंशन करोगे कि यार व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी आर कलेक्ट और व्हाट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एसडीके वी आर यूजिंग फॉर दिस। तो आप उसके नीचे एक लाइन बनाओगे ऐप लॉगिन, उसके आगे प्राइवेसी पॉलिसी, और ऐप लॉगिन की प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक सेम फॉर गूगल एडमॉब, सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ एसडीके यू आर यूजिंग इन योर गेम। सिंपल। तो ये हो गया मेन ओवरव्यू, जिसको वो पहले पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है बहुत तवज्जो के साथ। आप किस तरह के डेवलपर हो, क्या आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, क्या ये वेबसाइट के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जानिब से पहली गलती ये हो जाती है कि हम मतलब सिंपल हमने चैट जीपीटी को या जो भी आप एआई टूल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कि यार एक वेबसाइट बना दो, वो वेबसाइट बना के दे देता है। उसको उसको तो नहीं पता ना कि पॉलिसी कवरेज क्या है। तो उसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, डेवलपर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी, किस तरह की एसडीके यूज़ कर रहे हो कुछ नहीं बताया, किस तरह का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कुछ नहीं बताया, और मतलब ये तमाम मालूमात जो है ना आपने बताने की जहमत नहीं की। तो वो एक रिस्क फैक्टर क्रिएट होता है, एक ऐसा रिस्क फैक्टर जो कि यूज़र को भी नहीं पता कि आप कौन हो, गूगल को भी नहीं पता आप कौन हो, और आप भी अपने आप को छुपा रहे हो। ये तमाम चीज़ें, यही रीज़न है कि इस साल के जो पिछला साल 2024 गुजरा है उसके मिड में डेवलपर इंफॉर्मेशन आपकी बाकायदा पेज के ऊपर गूगल ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी कि कौन है डेवलपर, कहाँ से आया, इसका एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है। वेबसाइट का लिंक कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना गला मेरा अपसेट है। मेरे पास कोई टूल नहीं है दोस्तों इस वक्त कि मैं उसको बैठूँ वीडियो को एडिट करूँ। मुझे ये मतलब ज़रूरी समझा मैंने कि ये वीडियो बनानी चाहिए। बाकी आप ये वाला हिस्सा चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो हम थे यहाँ पे कि डेवलपर इंफॉर्मेशन यूज़र को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने अपना जो आपका अकाउंट टर्मिनेट हुआ है तो पहले अपने आप को एवेलुएट करें कि क्या ये तमाम मालूमात आपकी वेबसाइट पे मौजूद थी। अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो इसको आइंदा हम लोग ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट है, दोनों में ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कहती है कि जी हम तो नहीं 20-25 हज़ार रुपये किसी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते या उसको हम लोग ले सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है ब्लॉक स्पॉट। ठीक है, ब्लॉक स्पॉट आप ले सकते हैं, गूगल की अपनी सर्विस है, फ्री सर्विस है। आप उसके ऊपर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन लें। नो नीड टू मेंशन एनी काइंड ऑफ फैंसी इमेजेस ऑन योर वेबसाइट। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इमेजेस डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप कौन है, कहाँ से आए, आपका जो कंपनी है वो कहाँ मौजूद है, फिजिकल एड्रेस कहाँ मौजूद है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन अगर आपकी उस टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर भी होगा तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर गूगल। तो और यूज़र को भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस वो वेबसाइट का लिंक आपकी स्टोर लिस्टिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उसके बगैर गेम पब्लिश हो ही नहीं सकती। अगर पुराने मतलब पहले हो जाता था कि विदाउट वेबसाइट जो है ना आपकी लिंक गेम पब्लिश हो जाया करती थी। दूसरी गलती, हम ऐप टेक्स की ना एक डोमेन है वो यूज़ करते हैं पब्लिशर वेरिफिकेशन के लिए। तो वो भी यूज़ करना बंद करें, क्योंकि उसके अंदर वेबसाइट का लिंक आपका ब्रेक होता है और किसी को पता नहीं चल पाता कि आप कौन हो, ठीक है ना। उसको आपको बंद करना पड़ेगा। ब्लॉक स्पॉट आपको सेलन इन्फॉर्मेशन की सहूलत फराहम करता है, जिसे हम ऐप टेक्स apps.txt कहते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद आगे जाते हैं, और जब हम इस पॉलिसी कवरेज को बिल्कुल आखिर तक लेकर जाते हैं ना, तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसको हम करते हैं स्लाइड व्यू। टेक्स्ट है, इसको वन बाय वन हम लोग इसकी वजाहत करते चले जाएंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं इसका सोल्यूशन भी साथ ही दूँ। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो दोस्तों वंस अगेन आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियोज़ के थ्रू ही आपकी रहनुमाई करूं, ताकि इसका एक रिकॉर्ड भी जनरेट हो जाए और बार बार किसी भी क्वेश्चन का आंसर
मुझे बार बार ना देना पड़े। आज है 2025 15 फरवरी। तो आज की डेट तक जो चीज़ें जिनको मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये है। नंबर वन, सबसे पहले तो सोर्स कोड। सोर्स कोड और सेम गेम आइडिया जो है ना, वो मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आज तो नहीं, लेकिन Q2 के अंदर अभी रिसेंटली मैंने एक अपनी पोस्ट की थी लिंक्डइन के ऊपर, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि अब वो तमाम गेम्स, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो नेचर वाइज या डेवलपमेंट साइड के मतलब उसको भी देखा जाए कि एज ए कोड वाइज, सोर्स कोड वाइज, या उसकी जो आइडिएशन है वो सेम है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मसलन अभी तक आपने गौर किया होगा, अगर आप डेवलपर हैं और आपने गौर किया होगा, कुछ आपकी गेम्स मिसलीडिंग क्लेम्स, डिसेप्टिव बिहेवियर या सेम फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर रिजेक्ट होना शुरू हो गई होंगी। मसलन एक बहुत ही फेमस गेम है बस मानिया या बस स्वाइप या इस तरह करके जो नाम है। अब सेम उस तरह की कोई भी गेम बनाएंगे ना, सोर्स कोड अगर सेल्मा ये ऐप से कहीं से बाय करेगा तब भी वो अकाउंट को सस्पेंड करेगा गूगल। और उसके बावजूद अगर तो वो सोर्स कोड सेम यूज़ नहीं कर रहा, वो स्क्रैच से गेम बनाता है और सेम वही डिज़ाइन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, आइकॉन्स भी सेम होते हैं ऑलमोस्ट, स्क्रीनशॉट्स भी उस तरह के मिलते जुलते होंगे, वो तमाम मालूमात अगर वो बिल्कुल सेम रखे गेम प्ले, मतलब यूज़र को अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, या वो प्रोडक्ट का 20% भी कॉपी कर लेता है, तो गूगल उन तमाम बाद वाली गेम्स को टर्मिनेट कर देगा जो कि उसके बाद मतलब ओरिजिनल गेम के बाद, ओरिजिनल प्रोडक्ट के बाद वो जो पब्लिश हुई होगी। एक तो ये इशू है, मतलब सोर्स कोड भी सेम नहीं होना चाहिए और फिर आइडिया भी सेम नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो कि डिज़ाइन स्पैम iOS आपको देता है कि सेम बाइनरी यूज़ कर रहे हो या सेम आइडिया ऑलरेडी आपका स्टोर पे मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि iOS आपको शुरू में बता देता है, गूगल प्ले को तब याद आता है कि जब वो गेम को डाउनलोड पकड़ लेती है या वो थोड़ी सी रैंक होना शुरू होती है या उस गेम को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो गूगल को याद आता है कि ओहो इसको भी सस्पेंड करना था। सॉरी टू से, बट इट इज़ रियलिटी। फिर प्रॉपर वेबसाइट के बारे में मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, साइलेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है ऐप टेक्स जो होती है, जो आपके पास जो आप एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वो तमाम मालूमात आपकी मतलब स्लैश ऐप एड्स डॉट टी एक्स के अंदर मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके ऊपर कि कौन डेवलपर है, कहाँ से आया है, किस तरह का बंदा है, कहाँ कंपनी एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, किस तरह का डाटा यूज़ कर रहे हो, तमाम चीज़ें। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपने अपनी जो थर्ड पॉइंट है वो ये, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपने अपनी एसडीके का डाटा मेंशन करना है कि कौन कौन सी एसडीके यूज़ कर रहे हो, फिर आके उसका लिंक होना चाहिए और फिर वो लिंक के थ्रू यूज़र उसकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर लैंड करे और वहाँ जाके देखे कि अच्छा ये लोग हमारा इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने शुरू में वजाहत कर दी। और मेक श्योर कि जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो, अगर आप ब्लॉग स्पॉट पर भी यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन जब आप वो हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वो हाइपर लिंक के अंदर लिखा होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी का, ये 2 कीवर्ड लाजमी होनी चाहिए। आगे पीछे आप बेशक अपनी स्टूडियो का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने कभी भी, अच्छा पॉइंट नंबर 5 देख लें, नहीं पॉइंट नंबर 4 मैंने शायद स्किप कर दिया, मोनेटाइजेशन नेटवर्क। अच्छा हाँ, ये मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि सेम एडमॉब आप यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैं इसको ना दुरुस्त होने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जो अपनी फाइंडिंग्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक एडमॉब मल्टीपल कंसोल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। एडमॉब का कभी भी एसोसिएशन से ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे एडमॉब भी हैं जो हम यूज़ करते रहे हैं माजी में भी और अभी भी यूज़ हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले कंसोल अकाउंट थे, ठीक है, और अभी भी वो कंसोल तो टर्मिनेट हो गए, एडमॉब हमारे सेव हो गए हैं, तो हम एडमॉब जो है उनको मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जो यूज़ कर रहे हैं और कोई इशू नहीं है उसमें। एडमॉब कभी भी किसी भी अकाउंट की एसोसिएशन का सबब नहीं बनता और कोई भी मोनेटाइजेशन नेटवर्क आपका अकाउंट टर्मिनेशन का सबब नहीं बनता। एडमॉब की अपनी पॉलिसीज़ हैं और कंसोल की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने मिक्सअप नहीं करना। सेम इसी तरह के आप एडवर्टाइज़र, जो इसमें मेंशन नहीं है, आप एडवर्टाइज़र भी मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक एडवर्टाइज़र अकाउंट है, गूगल एडवर्ड है या कोई भी है, आप उसे मल्टीपल प्ले कंसोल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। हमेशा प्ले कंसोल की पॉलिसी को
मोनेटाइजेशन नेटवर्क के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और है कि नेवर यूज़ डिफरेंट जियो लोकेशंस और वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर शर्त क्या है, अगर आपका यूएसए में अकाउंट है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूएसए की होनी चाहिए। मसलन आपका जो कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन है, वो यूएसए की हो, बैंक आपका यूएसए में हो, अकाउंट आपका यूएसए में ऑपरेट हो रहा हो, बिल्ड आप यूएसए से अपलोड करेंगे। अब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर आपकी वो तमाम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद हैं, तो फिर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इंडियन या पाकिस्तानी होनी चाहिए। सिंपल है। आपकी फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं अपने नाम पे कोई अकाउंट बाय करता हूँ, तो फिर वो पाकिस्तानी अकाउंट होना चाहिए, मेरी पाकिस्तानी CNIC लगा होगा, या इंडिया का आधार कार्ड लगा होगा इंडिया के लिए, या तमाम इंफॉर्मेशन जो भी मैं अपनी जब पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होता हूँ ना, उसके ऊपर सेम कंट्री की होनी चाहिए और ऑपरेट भी उसी कंट्री में हो रहा हो। अब वर्चुअल मशीन्स के साथ ये प्रॉब्लम थी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए माजरत। अब वर्चुअल मशीन के साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के बनाते हो, वो बनती है यूएसए में या यूके में, कनाडा में, कहीं पे भी बन सकती है वो, ठीक है ना। आपको पता होता है कि वो आईपी कहाँ का है। गूगल को इस बात पे एतराज़ है। गूगल कहता है कि जब आप पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो या बांग्लादेशी हो या वियतनामी हो, कोई भी हो, वो कंप्यूटर आपका उस कंट्री में क्यों नहीं है, नंबर वन। दूसरा, आप उस कंट्री का आईपी क्यों नहीं यूज़ करें, नंबर टू। इसके बाद आप उस कंपनी के आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, फिर आप बैंक इंफॉर्मेशन उस कंट्री की क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो ये जियो वायलेशन के तहत वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकता है। या आजकल उसने थोड़ा सा एहसान किया हुआ है कि गूगल जिस कंट्री के अंदर अकाउंट होता है उसको पता लग जाता है कि आप किस कंट्री से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन उठा के शिफ्ट कर देता है या बता देता है पहले कि यार हम पहले यूएसए में था, अब क्योंकि ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है लिहाजा हम इसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी कर रहे हैं, और आपने जो मालूमात हमें फराहम की हुई हैं वो ठीक नहीं है। एक तो ये मसला है, और ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट के साथ भी एक और मसला होता है कि डंस नंबर अप्लाई किया, डंस नंबर में अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपकी सेम इन्फॉर्मेशन की पेमेंट प्रोफाइल भी होनी चाहिए, सेम इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं होगा कि आपने फॉर एग्जांपल डांस नंबर में अप्लाई किया कोई और नाम, जैसे मोहम्मद मेहदी मेरा नाम है, लेकिन जब मेरी पेमेंट प्रोफाइल जो बनेगी उसमें मैं मेहदी रिजवी लिख देता हूँ। अब वो जो मोहम्मद मेहदी और मेहदी रिजवी इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है, गूगल अकाउंट उड़ा देगा। अव्वल तो वो डांस नंबर के बाद आगे जाने नहीं देगा, आपको वेरीफाई नहीं करेगा आपका अकाउंट। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, जो मेरा मुकम्मल नाम आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है वही मैं रखूँगा डांस नंबर की इंफॉर्मेशन के ऊपर, वही एड्रेस वहाँ होना चाहिए, और वही मोबाइल नंबर जिसके थ्रू मैंने अपने यहाँ अकाउंट बनाना है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। फिर वो डांस नंबर की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मेरा, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या कोई भी मतलब शहरी हूँ, तो मेरी IRS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर IRS FBR हैंडल करता है, हमें नेशनल टैक्सेशन नंबर मिल जाता है उसके अगेंस्ट। सेम नाम जो डांस नंबर में हमने रजिस्टर करवाया है वो सेम हमारा IRS के अंदर भी होना चाहिए। उसके बाद हम वही सेम पेमेंट प्रोफाइल उसको हम साइन अप करेंगे। अब अगर नाम कोई और, डांस नंबर का कुछ और होगा, आपका पेमेंट प्रोफाइल कुछ और होगा, कंसोल के अंदर वेरिफिकेशन में कुछ और होगा, तो वो मुमकिन है कि शुरू में ही आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए। अदरवाइज वो अकाउंट वेरीफाई नहीं होना, वो उससे आगे जाने नहीं देगा। तो ये सेम वही चीज़ है जो पॉइंट नंबर 6 के अंदर है, आपने अपनी पेमेंट प्रोफाइल को कभी बाईपास नहीं करना। मसलन जो आपने एक दफ़ा बना दी है, जिस इन्फॉर्मेशन की आपने बनाई हुई है, सेम वही तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी हर जगह होनी चाहिए। उसके बाद है जी इम्पर्सोनेशन, एक सेपरेट पॉलिसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक सेपरेट पॉलिसी है। इम्पर्सोनेशन को मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि आपका एक तो गेम प्ले इंटरनल यानी कि कोड वाइज सेम नहीं होना चाहिए। फिर इम्पर्सोनेशन है मेटाडेटा। मेटाडेटा में क्या आता है, सबसे पहले आता है नाम, नेम, फिर आता है आपका सब टाइटल, फिर आपका आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, अब आ गया आइकॉन, अब आ गया फीचर ग्राफिक प्लस वीडियो, फिर आपके आगे स्क्रीनशॉट्स। एक वो चीज़ आ गई जिसको आपने हमेशा इग्नोर किया, उसे कहते हैं डेवलपर नेम। फिर एक और चीज़ आ गई जो आप पे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी, जिनको पता है वेरी गुड, लेकिन 99% लोगों को नहीं पता, हाइपर लिंक। तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है, तो मुझे लग रहा है ये वीडियो एज इट इज़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम प्रो भी नहीं है इस वक्त, वरना मैं उसे थोड़ा बहुत एडिट कर देता।
पहले तो मेटा डाटा का हिस्सा आपके क्लियर है, लेकिन जो आखिरी 2 पॉइंट है ना, एक डेवलपर इंफॉर्मेशन, जो डेवलपर का नाम है वो, और आखिरी है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को हम सबसे पहले पकड़ते हैं। कभी भी वो कीवर्ड्स जिसके ऊपर ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, या ऑलरेडी कोई कंपेटिटर गेम प्ले उसके ऊपर मौजूद है, मतलब थीफ पजल है, आप जब भी थीफ डॉट पजल या इनको मिलाकर लिखने की कोशिश करोगे, जो स्ट्राइक मारने वाला है ना आईपी की, वो आपको हाइपरलिंक से उड़ा सकता है। हमने उड़ाई है, ठीक है। 134 गेमें हमने सस्पेंड की थी और वो हो गई थी। उसमें से 70% वो गेम्स थी जो हमारा मेटा डाटा यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने थीफ पजल हमारी हाइपरलिंक में यूज़ किया हुआ था ना, वो गेम सारी सस्पेंड हुई थी। ये एक बात अपने साथ बांध लें, हाइपरलिंक में या बंडल आईडी या पैकेज आईडी के अंदर जब भी आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि नॉन कॉपीराइटेड है या उस नाम की गेम प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको पॉइंट्स बता दिए मैंने इम्पर्सोनेशन के, कि इम्पर्सोनेशन को उर्दू में कहते हैं नकल मारना, कि आपने किसी की गेम देखी, वो रैंक कर रही थी टॉप चार्ट में, आपने वैसे ही खुद बना ली, और अब यूज़र कंफ्यूज। गूगल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यूज़र को कंफ्यूज नहीं करना। एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है ना, तो आपने उस जैसी प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनानी। गूगल का मतलब ये मसला ये है कि वो सोया होता है शुरू में, जब गेम रैंक करना शुरू करती है तो उसके बाद उसको उड़ा देते हैं। iOS के साथ आज तक किसी का इख्तलाफ नहीं है, वो सिर्फ यही है, वो गेम ही नहीं पब्लिश होने देता अनटिल कि गेम के कोर मैकेनिक्स या उसकी डिज़ाइन स्पैम की पॉलिसी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ना किया गया हो, ठीक है ना। तो आपने जब उसको ठीक कर लिया तो वो iOS गेम जाने देगा। तो ये 2-4 चीज़ें थी इम्पर्सोनेशन के हवाले से। आइकॉन वैसा ना हो, स्क्रीनशॉट वैसे ना हो, कीवर्ड आप रिपीटेड ना यूज़ करें, रेलिवेंट कीवर्ड आप यूज़ करें, तो इससे इसकी वजह से आपको एक वायलेशन रिसीव होती है जिसको हाई रेस कहते हैं, HI-RES रेस। अब 80% लोग जो हैं हाई रेस को हाई रेजोल्यूशन कंसीडर करते हैं और फिर वो अपने आइकॉन की या स्क्रीनशॉट्स की रेजोल्यूशन गिराना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाई रेस का मतलब हाई रिजेंबलेंस होता है, यानी कि आपकी गेम एक ऐसी वायलेशन कर रही है कि ऑलरेडी डेवलपर जो है मौजूद है और आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो काम नहीं करना, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा अपना अकाउंट है, टैपनेशन के नाम से मौजूद है, तो आप उसे टैपनेशन INC या टैपनेशन LLC करके कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, या टैपनेशन का कीवर्ड आप अपनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये है आपका मेटा डाटा। इंटेलेक्चुअल में ये है कि एक गेम है रैंक हो गई, थी पजल की ही एग्जांपल ले लेते हैं, थी पजल रैंक हो गई, आपने क्या किया, सेलमा ऐप पे गए, वहाँ से जाके कोड डाउनलोड किया, या आपने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, या आपने क्या किया कि जो डिज़ाइन है उसको बिल्कुल कॉपी किया और उसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने उसको प्रमोट करने की कोशिश की, तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में आ जाता है। ट्रेडमार्क और रजिस्टर का सबको क्लियर है कि यार वो कीवर्ड तो वैसे भी यूज़ नहीं होते, और ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वीपो के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से ट्रेडमार्क और कौन कौन से रजिस्टर्ड कीवर्ड हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, उस कंट्री के अंदर हम वो यूज़ नहीं कर सकते। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव बिहेवियर। मिसलीडिंग, यूज़र को गुमराह करना, आपने गुमराह किया। मसलन एक आपने यूज़र ने, अब मैं इसको समझाता हूँ क्यों। यूज़र ने ऐड देखा थीफ पजल का यूट्यूब पे, उसने क्लिक किया, वो किसी भी वजह से नहीं पहुंच सका उसको, लेकिन वो थीफ पजल कीवर्ड याद हो गया। घर आया, घर आके उसने प्ले स्टोर पे थीफ पजल लिखा अपने प्ले स्टोर के ऊपर, और उस जैसी कोई 50 ऐप्स आ गई। तो हमने क्या किया, हमारी जो हमें फनकारी ये आती थी कि हमें ना A/B टेस्टिंग हमारी सुपर है, तो हमें पता है कि हमने मार्केट में जो अच्छे कंपेटिटर मौजूद है, जैसे टैपनेशन मौजूद है या होमा है या सुपरसोनिक है, इसको हमने क्या किया, इस तरह की ऐप हमने या गेम हमने डेवलप कर ली, और हमारे पास, हमें पता है कि जी हमारे पास एक एक्विजिशन टीम है, हमने उनको बिठाया हुआ और यही काम कर रही है पूरा दिन बैठ के कि इनके आइकॉन कॉपी करो, इनके स्क्रीनशॉट कॉपी करो, उनकी वीडियो जैसी वीडियो बना लो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ भाई, हम खुद ही ये काम करते हैं, मतलब हम भी कंपेटिटर को देख के करते हैं ना, लेकिन आइडियोलॉजी कोई नहीं होती। अगर अब तो जब यूज़र कंफ्यूज होगा ना कि जो आइडियोलॉजी ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स या मेटाडाटा के अंदर यूज़ होगी वही आप अपनी में करोगे, तो वो मिसलीडिंग कर रहे हैं। ये एक पहला हिस्सा है। मिसलीडिंग में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन आप फॉल्स क्लेम करते हैं। ब्लड प्रेशर वाली जैसे ऐप्स होती हैं, आपकी ब्लड प्रेशर वाली ऐप है, वो क्या करेगा कि आप अपनी इस ऐप के थ्रू ब्लड प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बायोमेट्रिक ऐप्स बना ली आपने, या आपने कैमरा फाइंडिंग ऐप्स बना ली, इस तरह की, मतलब
अगर तो ओरिजिनली है उसके अंदर फीचर तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। या आप क्लेम कर रहे हैं कि जी ये आपकी गेम है, इसके अंदर 500 लेवल है, और जब वो गेम खोलते हैं तो 10 से ज़्यादा लेवल नहीं होते। आप क्लेम करते हैं कि ये जो हम RCC कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब इसमें ये फीचर्स हैं, और वो फीचर आपके मौजूद नहीं होते। इन शॉर्ट, जो चीज़ आप AI के थ्रू आपने स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए, AI के थ्रू आपने फीचर ग्राफिक बना लिया, AI के थ्रू आपने वीडियो बना ली, ठीक है, AI के थ्रू आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी, उसके अंदर दुनिया का हर तरह का कीवर्ड आपने घुसेड़ा हुआ है जिसका कोई नॉन रेलिवेंसी है ही नहीं उसके अंदर, आपकी गेम के अंदर वो प्रोडक्ट ही नहीं है। आप क्लेम करते हो कि इस गेम को खेलने के बाद आप आसमान में पहुंच जाएंगे, मतलब सुट्टा लगा लिया जैसे। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, आई एम सॉरी फॉर दिस एग्जांपल, तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपकी गेम या ऐप के अंदर मौजूद नहीं है, वो आप अपनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दो, तो वो आप यूज़र को मिसलीड कर रहे हो। अब गूगल बाकायदा जिसको मिसलीडिंग का वायलेशन की वार्निंग देता है या इन्फॉर्म करता है, या वो एज इट इज़ ही ऐप पूरी उड़ा देता है, वो ह्यूमन के, वो मतलब उसके पीछे ह्यूमन बैठा हुआ है, वो ऑटोमेटेड नहीं है। डिसेप्टिव बिहेवियर और मिसलीडिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें एक और बहुत बड़ा मसला है यार कि ना, आप फॉल्स मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कंपेटिटर की वीडियो उठाई कहीं से भी आपको मिल गई, जैसे आपको कंपेटिटर की वीडियोस ऐप मैजिक से मिल जाती हैं, ऐप ट्विक से मिल जाती हैं, ऐप स्टोर स्पाई से मिल जाती हैं, और भी बहुत सारी मतलब हैं, Data.ai भी देता है, सेंसर टावर भी देता है। तो आपने जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं वो उठाई और आखिर में अपनी कंपनी का लोगो लगा लिया, तो वो होती है मिसलीडिंग मार्केटिंग होती है, डिसेप्टिव मार्केटिंग भी उसी को कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिसेप्टिव बिहेवियर और मिसलीडिंग, आप मतलब यूज़र को गुमराह कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। होपफुली आप समझ गए होंगे उसका सोल्यूशन क्या है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ये पॉइंट नंबर 9 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मिसलीडिंग मार्केटिंग भी मैं अपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हमने जो रीज़न ऑफ टर्मिनेशन है ना, इसको अगर हम सम अप करते हैं ना, तो हम एक नतीजे पे पहुँचते हैं। सोर्स कोड के हवाले से थोड़ा सा ना मैं फिर मज़ीद एक दफ़ा रोशनी डालूँ कि दोस्तों, सोर्स कोड आप यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकते सोर्स कोड। फॉर एग्जांपल RCC कंट्रोलर है, वो सारी उम्र सेम रहेगा। एरोप्लेन कंट्रोलर है, वो सारी उम्र सेम रहेगा। या इस तरह के बने बनाए SDK या बने बनाए कंट्रोलर आपको मिल जाते हैं। द पॉइंट इज़, नया क्या दे रहे हैं आप यूज़र को? ऐसा क्या कर रहे हो कि आपका जो 100 में से 30 यूज़र है, वो रोज़ाना 30% यूज़र जो है ना आपका रोज़ाना रुकता ज़रूर है और अगले दिन आता ज़रूर है। क्या सेम गेम प्ले आप दे रहे हैं? क्या सेम आप फीचर्स दे रहे हैं? क्या सेम आप सब कुछ दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी मतलब ट्रेंडिंग गेम्स या टॉप ऐप्स के अंदर मौजूद हैं? तो गूगल अब इन चीज़ों को सीरियसली ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन गूगल के हवाले से ना मैं एक और, मेरा इस बात पे इख्तलाफ है उससे, कि उसने आज तक इतना बड़ा एम्पायर बना लिया प्ले कंसोल का, लेकिन आज तक उसने ये क्यों नहीं किया कि जिस सेम नाम की हम गेम या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो सेम नाम आपका टाइटल में आना ही नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। iOS पे आपने गेम पब्लिश की है, सेम नाम की, आप जब सेम नेम आप यूज़ करोगे ना उसकी टाइटल के अंदर, तो उसी वक्त आपका वार्निंग दे देता है कि यार ये नहीं यूज़ कर सकते, ये इस कंट्री के अंदर ये नाम ऑलरेडी है, ठीक है ना। गूगल ने क्यों नहीं किया? उसके पीछे ना मुझे एक रीज़न समझ आती है, जो कि हो सकता है मेरी कयास राई हो, या हो सकता है कि मेरा एक फ़र्ज़ी वहम हो। कोई मतलब मेरा ये भी हो सकता है कि मैंने फ़र्ज़ किया हुआ हो, मिथ हो मेरी, अपने पास से मैंने बात बना ली हो। ये अगर हम सालाना डेवलपर फ़ीस देखें ना, जो $25 के हिसाब से हम लोग देते हैं, तो लास्ट ईयर गूगल ने 1 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट टर्मिनेट किए हैं, ठीक है ना, इन्हीं रीजंस की वजह से। तो अगर आप 1 मिलियन को $25 से मल्टीप्लाई करें तो वो डेफिनेटली 25 मिलियन राउंड आउट बन जाते हैं। तो गूगल को मुझे लगता है यहाँ से ना कमाई आती है, और इसलिए वो मना नहीं करता। वो चाहता है कि डेवलपर इन्फॉर्मेशन, जो डेवलपर है ना वो गलतियाँ करे, ठीक है ना, और इस तरह की चीज़ें करे। वो वार्निंग नहीं दे रहा, स्पेशली जो एशियंस जितने भी डेवलपर्स हैं ना, इनको कभी भी वार्निंग नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट गेम सस्पेंड कर देता है। इनफैक्ट हमारे US और अदर कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको बाकायदा वार्निंग आती है, उसके बाद वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और आपकी अगर हम लोग टोटल मार्केट देखें ना, तो ये 20% या 25% से ज़्यादा नहीं है, ये एशियंस की और ये यूरोपियंस की मार्केट। 70% आपका जो डेवलपर है वो पाकिस्तान में या इंडिया में बैठा हुआ है, और सबसे ज़्यादा अर्निंग भी हम ही लोग जनरेट कर रहे हैं।
और उसके बाद वार्निंग भी हमें नहीं मिलती है। तो ये मेरा एक एहतजाज है जो हमेशा रहेगा गूगल के लिए, और ये एक मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी है कि गूगल प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा। और उसको चाहिए कि जब भी कोई गलती हम शुरू में करते हैं डेवलपर को उसी वक्त बता दे। नो डाउट डेवलपर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और इस तरह की जितनी भी पॉलिसीज़ है उसने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, लेकिन वो नॉन क्लियर है, उसमें कोई एग्जांपल्स नहीं है। जैसे डिसेप्टिव बिहेवियर को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो या मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन की आप जो पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने मज़ीद उसको क्यों नहीं एग्जाम्पल वाइज दिया हुआ? आपको दो चार मतलब और गेम प्ले दे देते। जैसे IARC के जब हम सर्टिफिकेट उसको हम लोग जब फिल कर रहे होते हैं तो क्या वहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है? वो वीडियोस नहीं बनाई हुई आपने, वो भी तो फर्जी वीडियोस बनाई हुई है ना। तो आप क्यों मतलब इस तरह कर रहे हो? तो सिर्फ इसलिए कि डिस्करेज कर रहे हैं आप, ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी या इंडियन डेवलपर्स हैं, ये डिस्करेज करना चाहते हैं आप इनको, या क्या मसला है, क्यों कर रहे हैं इस तरह? एप्पल भी तो है, उन्होंने वो जब भी आप वहाँ पे कोई गेम या कोई प्रोडक्ट पब्लिश करते हो तो वो आपको बताते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है, उस पे हमें पता भी चल जाता है। गूगल में ऐसा क्यों नहीं है? तो ये मेरा एक सवाल है, और इसका जवाब आपने जो आपको समझ में आता है कमेंट्स में ज़रूर करें। और बाकी मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सी चीज़ इस वक्त मिस कर दी है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये शो रेट क्या होता है, मैच रेट शो रेट में क्या डिफरेंस होता है, मोनेटाइजेशन में वाटरफॉल बिडिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, या वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वाटरफॉल अच्छा होता है या बिडिंग सही होती है, वाटरफॉल कब तक ख़त्म होने के चांसेस हैं, LTV क्यों इंपॉर्टेंट है, डे 1 LTV, डे 2 LTV, और इस तरह का डाटा, या डे 1 रॉस डे 2 रॉस क्या है, इन ऐप में और ऐड में को रिलेशंस क्या होना चाहिए, ये पब्लिशिंग के हवाले से जो टॉपिक्स हैं, मोनेटाइजेशन के हवाले से जो टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग के हवाले से जो टॉपिक्स हैं, और ASO के हवाले से जो टॉपिक्स हैं। क्या 2025-26 में ASO हैं? बिल्कुल हैं। कैसे हैं, कौन कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा वो हम आगे डिस्कस करें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।